बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स जो है उसका फर्स्ट यूनिट उसको कवर करेंगे। एसएसटी फिज़िक्स मैथ की जो प्रिपरेशन है उसकी ये फिज़िक्स की क्लास की पहली वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस पहले चैप्टर में जैसे हम इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर नेम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। क्योंकि फ़िज़िक्स में मेजरमेंट और क्वांटिटीज़ का बहुत रोल है, तो जो क्लास 8 में जनरल साइंस यानी मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा था, उसके बाद से ये वहाँ से कंटिन्यूटी है इसकी। तो फिज़िक्स क्योंकि ऑल अबाउट मेजरमेंट है, मेजॉरिटी मैटर और एनर्जी की जो स्टडी है और उसमें यूनिवर्स में जो उसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं उस पे डिस्कशन होती है। तो सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि फ़िज़िक्स किसको कहते हैं। Physics is the branch of science that involves the study of physical universe, energy, matter and how they are related. कह रहे हैं कि फिज़िक्स जो है साइंस की ब्रांच है, जस्ट लाइक केमिस्ट्री, बायो, इस तरह की, जिसमें हम स्टडी करते हैं। यहाँ अब आपने याद रखना है किस चीज़ को स्टडी करते हैं। फिज़िकल यूनिवर्स, एक तो वो यूनिवर्स जो कि हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती है, जिसमें एनर्जी, मैटर और किस तरह से इनका आपस में ताल्लुक है, ये सब हमें यानी स्टडी करना होता है। तो फिज़िक्स बेसिकली जो है फिज़िकल यूनिवर्स और उनके दरमियान जितने भी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी स्टडी को कहते हैं। इस साइंस को हम फिज़िक्स कहेंगे। उसके बाद है फिज़िक्स में अगर हम देखें तो दूसरी फील्ड्स यानी किस तरह से इसके साथ इंटर रिलेटेड हैं उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है मैथमेटिक्स, जिसको हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स की लैंग्वेज है। यानी फ़िज़िक्स को अगर हम जस्ट थ्योरेटिकली जो फिनोमिना है उसके टर्मिनोलॉजीज़ में हम डिफ़ाइन करें तो वो इतना क्लियर नहीं होगा, या वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, या कन्फ्यूजन जो है उसके आइडियाज़ को डिस्कस करने में हम कन्फ्यूजन करेंगे, वो क्लैरिटी नहीं देगा। तो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ जब हम यूज़ करते हैं तो क्लियर कट हमारे पास एक फ़िक्स वैल्यू आती है, इसलिए मैथमेटिक्स को हम फिज़िक्स की जो लैंग्वेज है वो कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फिज़िक्स और साइंस। फिज़िक्स को अगर हम देखें तो हर फील्ड, साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं उनकी रूट समझा जाता है। यानी जितनी भी मेजर डेवलपमेंट हुई है डिफरेंट फील्ड्स में, जस्ट लाइक केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, यानी कि साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स जो है वो रूट का काम करता है, जड़ों का काम करता है। किस तरह से कि आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से, बट आपको पता है कि फ़िज़िक्स जो है वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं वो फिज़िक्स ने दिए हैं। जितने ऐसे फिनोमिना हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, इनके डिफरेंट प्रोसेसेस, ये सारे हमें फिज़िक्स ने बताए हैं, जिनका इन सब फील्ड्स में रोल है। और ये सारे फील्ड जो है वो एग्जिस्ट ही फिज़िक्स की बेस पे करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है इज़ एक्ट एज द रूट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ साइंस। नेक्स्ट है कि फ़िज़िक्स का रोल टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पे क्या है। फ़िज़िक्स जो है टेक्नोलॉजी के साथ अभी जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत गहरा ताल्लुक है दोनों का, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो फ़िज़िक्स की वजह से हैं। जितने फिनोमिनाज हैं उनकी रोशनी में जो हमने चीज़ें बनाई हैं और टेक्नोलॉजी और डिफरेंट फील्ड्स में उसको यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। तो कह रहे हैं फिज़िकल फिनोमिना जो है वो हर टेक्नोलॉजी की बैक पर है। यानी फिज़िकल फिनोमिनास की वजह से टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो ह्यूमन और मैन काइंड की जो प्रोग्रेस है, जितनी भी तरक्की हो रही है अपनी डे टू डे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उसमें फ़िज़िक्स का मेन रोल है। यहाँ कुछ दो यानी एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि फ़िज़िक्स की अगर हम वास्टली देखें, वैसे तो बहुत सारी हैं बट यहाँ पर ये दो बताई गई हैं, इनको हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है न्यू इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए, जो कि मेडिकल एप्लियंसेस हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जितने भी मेडिकल की फील्ड्स में हमारे पास मशीनें वगैरह आई हैं, दैट आल बिकॉज ऑफ फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन में हेल्प आउट करता है। जैसे कि है कंप्यूटर टोमोग्राफ, सीटी स्कैन की बात हो रही है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एमआरआई की बात हो रही है जिससे हम ब्रेन वगैरह के इमेजेस लेते हैं, और लेज़र की जितनी भी सर्जरीज हैं जो कि आजकल बहुत सारी हार्मफुल डिसीज़ की जो ट्रीटमेंट है उनमें यूज़ होती है। तो कह रही हैं जितने भी ये क्योंकि एडवांस मेडिकल इमेजिंग डिवाइस, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी के का जो फिनोमिना है इसकी बैक पर फिज़िक्स है। यानी फिज़िक्स की वजह से
ये मशीन जो है हमारे पास आई है। नेक्स्ट है कि फ़िज़िक्स का अगर हम यूज़ देखें और टेक्नोलॉजी में यूज़ देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत अहम रोल है। यानी राब्ते के जो हमारे ज़राए हैं उसको और भी क्लियर कर दिया है, उसको और ईज़िली कर दिया है, और हमारी एक्सेस जो है लोगों के साथ उनसे बातचीत करना, ये फ़िज़िक्स की वजह से बहुत ईज़ी हो गई है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है टुडे टेक्नोलॉजी में मोबाइल सेल फ़ोन्स। ना ही बल्कि इसको इसका बता रहे हैं कि ये एक ऐसा यानी टेक्नोलॉजी का ज़रिया है जिसको लिटरेट के साथ साथ इलिटरेट भी बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। होलोग्राम टेक्नोलॉजी जो है वो 3 डायमेंशनल इमेज है, जिसको फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू यूज़ किया जाता है, जिसमें होलोग्राम टेक्नोलॉजी की जो है सेल फोन्स में उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये एप्लीकेशंस बता रही हैं कि फ़िज़िक्स की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिज़िक्स का बताया गया है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनका फिज़िक्स की फील्ड में क्या रोल है। याकूब किंदी 1800 से 1873 तक इसका टाइम था। बुरसा में ये पैदा हुआ है, सॉरी बसरा की बात हो रही है, इराक में। एक्सटेंसिव रिसर्च मोनोग्राफ जो है उसको यानी प्रोड्यूस किया था इसने। मटेरियोलॉजी की बात हो रही है, जितने भी यानी मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट है उनकी यहाँ बात हो रही है, जैसे कि ग्रेविटी और टाइड्स के लिए। टाइड्स और ग्रेविटी का फिजिक्स में आगे क्या है इसकी स्टडी, तो ये चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल आप इसका वर्क नोट करें कि क्या क्या वर्क किया था। इम्पॉर्टेंट वर्क जो था इनका वो ऑप्टिक्स की फील्ड में था, स्पेशली जो है लाइट की रिफ्लेक्शंस पे। नेक्स्ट है इब्न अल हातिम, 965 से 1039 तक इसका टाइम था। ये भी इराक बसरा में पैदा हुए, ग्रेट स्कॉलर थे अपने टाइम के। सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है इनका वो इनकी बुक है जो कि ऑप्टिक्स पे इन्होंने लिखी है, और उसका नेम था किताबुल मनाजिर। इनको जो है पिन होल कैमरा का इन्वेंटर भी कहा जाता है, यानी इन्होंने इजाद किया था। नेक्स्ट है अल बैरूनी, 973 से 1048 तक इनका टाइम है। अफ़गान स्कॉलर हैं और 150 बुक्स जो हैं फ़िज़िक्स की ये इन्होंने लिखी हैं। फ़िज़िक्स पे, कॉस्मोलॉजी पे, जियोग्राफी पे, कल्चर, आर्कियोलॉजी एंड मेडिसिन्स पे, इन सब फील्ड्स को हम आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। अल बैरूनी ने डिस्कस किया था अर्थ की शेप को, और मूवमेंट जो है किस तरह से हरकत करती है सन, मून और फेजेस ऑफ मून। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर एक का इम्पोर्टेंट वर्क और कहाँ से इनका ताल्लुक था और टाइम पीरियड क्या है, ये भी आपने याद रखना है, मे बी एमसीक्यूज़ में ये आ जाए। पाकिस्तानी फिजिस्ट की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान से किन लोगों ने फ़िज़िक्स की फील्ड में काम किया है, तो एक वेल नोन नेम जिसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फिज़िक्स में, मोहम्मद अब्दुल सलाम। 29 जनवरी 1926 से 21 नवंबर 1996 तक इनका टाइम। पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे, और अगर हम देखें 20th सेंचुरी में उनका वर्क जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हुआ। 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। शेल्डन ग्लेसो एंड स्टेवन विनबर्ग के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पे जो इन्होंने काम किया था। फर्स्ट पाकिस्तानी है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला साइंस की फील्ड में। उसके बाद अब्दुल कदीर खान, जिनको हम कॉमनली ए क्यू खान कहते हैं, 27 अप्रैल 1936 में ये पैदा हुए। पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, मेटलर्जिकल इंजीनियर थे, और यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम जो पाकिस्तानी एटॉमिक बम प्रोजेक्ट था उनमें इनका बहुत अहम रोल रहा है, और पाकिस्तान को एटॉमिक पावर जो कंट्री है बनाने में इनका मेन रोल है। इन्होंने केहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री भी इस्टेब्लिश की 1976 में। एज अ सीनियर साइंटिस्ट भी वहाँ काम किया और डायरेक्टर जनरल भी वहाँ काम किया, जब तक 2001 में रिटायर नहीं हुए। तो ये थे वेल नोन। इनके बारे में भी आ सकता है कि ये रिसर्च सेंटर किसने बनाया, कब तक इनका टाइम था, कहाँ से इन साइंटिस्ट का ताल्लुक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है मैकेनिक्स। मैकेनिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और किस तरह से फोर्स के साथ इनका रिलेशन है, यानी कोई चीज़ मोशन में है, वो फोर्स के साथ उसका क्या ताल्लुक है, फोर्स की मौजूदगी में वो मोशन में है, उसकी एब्सेंस में क्या है, इसको हम पढ़ते हैं मैकेनिक की फील्ड में। एग्जाम्पल अगर हम देखें फॉलिंग ऑब्जेक्ट का फिनोमिना, फ्रिक्शन कैसे होता है और क्या चीज़ें उन पर असरअंदाज होती हैं, वेट और स्पिनिंग ऑब्जेक्ट में क्या और कैसी फोर्सेस एक्ट करती हैं,
ये सारा हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड थर्मोडाइनामिक फिज़िक्स की ये जो ब्रांच है, इसमें हम हीट को, टेम्परेचर को और इनका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देखिए मेल्टिंग और फ्रीजिंग जितने भी प्रोसेसेस हैं और हमें पॉइंट्स जो पता है इस फील्ड में, इनको पढ़ते हैं। इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, इनका सारा जो वर्क है और किस तरह से एनर्जी और हीट वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑसिलेशन एंड वेव्स। फिज़िक्स की इस फील्ड में हम टू एंड फ्रो मोशंस को पढ़ते हैं कि कैसे फोर्थ एंड बैक मोशन होती है चीज़ों की। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्प्रिंग, वाटर वेव एंड साउंड, ये वाली टाइप्स जो हैं वेव्स की, इनको हम ऑसिलेशन एंड वेव्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फिज़िक्स की फील्ड है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपको हर ब्रांच के जो नेम है इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसी फील्ड है। तो इसमें हम लाइट और इसके रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कैसे यूज़ करना है, उनमें क्या डिफेक्ट है और उनके क्या यूजेस हैं, इनको हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मिरर्स, लेंसेज, टेलीस्कोप, आई वगैरह, इनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की जो ब्रांच है इसमें हम पढ़ते हैं कि जितने भी मूविंग और स्टैटिक चार्जेस हैं, यानी जो रेस्ट में है और जो मूविंग है, जिनका फिजिकल फिनोमिना डिफरेंट चीज़ों के साथ ताल्लुक़ है, उनको हम यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मूविंग जो चार्जेस हैं, एक तो होते हैं स्टैटिक, दूसरे मूविंग जो चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं इस फील्ड में। एग्जाम्पल देखें तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस, उनकी नेचर क्या है, किस फॉर्म में है। सर्किट्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ और पैरेलल, उनको पढ़ते हैं। मैग्नेट्स को पढ़ते हैं, मैग्नेट के रिलेटेड जितने फिनोमिना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह, उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है फिज़िक्स की वो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ हर एक इंडिविजुअल एटम की, एटम के अंदर न्यूक्लियस की और उनके दूसरे यानी एटम्स के साथ कंपैरेटिवली उनको स्टडी आउट करते हैं। इनमें हम एग्जांपल अगर लें तो एक्स रेज, लेज़र, न्यूक्लियर रिएक्टर, एमआरआई, सीटी स्कैन, पीटी स्कैन, ये सारी इनकी एग्जांपल हैं, इस फील्ड में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। जो फील्ड ऑफ रिलेटिविटी है इसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट जितने भी हैं जो कि बहुत हाई स्पीड में जा रहे हैं स्पेस में, ज़्यादातर यानी जो जैसे स्पीड ऑफ लाइट से जो जा रहे होते हैं, उनको हम स्टडी आउट करते हैं और ग्रेविटेशन को उनके साथ रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पार्टिकल ऑसिलेटर्स, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस की ज़्यादातर इसमें बात होती है, कंपैरेटिवली हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में डिस्क्रीट इनडिविजिबल यूनिट्स जो है एनर्जी के, क्वांटा एक बहुत बड़ी फील्ड है इंपॉर्टेंट, उसको हम पढ़ते हैं। एटम और उनके पार्ट जो है इसकी स्टडी यानी इसकी एग्जांपल है। पार्टिकल फिजिक्स को अगर हम देखें तो नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है, जो कि मैटर बना रहे हैं और रेडिएशंस उनसे इमिट हो रहे हैं, उनको डिटेल में पढ़ना। एग्जांपल अगर हम देखें तो क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फोटॉन्स एंड बोसॉन्स, इन पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो है फिज़िक्स की वो है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रो फिज़िक्स। एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड ये है, कॉस्मिक स्टडी हम इसमें करते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, और एंड जो फेट है यानी एंड की जो एक तरह से क्या एंड होगा यूनिवर्स का, इनको हम पढ़ते हैं। बेसिकली ये एस्ट्रोफिज़िक्स है तो एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड है, फल्कियात वगैरह के। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्टार्स, गैलेक्सी और ब्लैक होल्स में की इनकी में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट है बायोफिज़िक्स एंड मेडिकल फ़िज़िक्स। इसमें हम फिज़िकल इंटरेक्शन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के और इनके एप्लीकेशंस जो हैं फिज़िक्स के, उनको हम पढ़ते हैं। जैसे कि प्रिवेंशन, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं किसी बीमारी को, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल फिज़िक्स जो है मेडिकल के रिलेटेड है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड है। इसमें हम एग्जांपल अगर ले तो एमआरआई, सिटी स्कैन, रेडियो ट्रेसर ट्रेस करते हैं इसमें हम, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी जो चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं तो इनमें यहाँ पर स्टडी आउट करते हैं। ये था फिज़िक्स के डिफरेंट ब्रांचेस। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम पढ़ेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं तमाम वो क्वांटिटीज़ जो मयर्ड हो सके, दैट कैन बी मयरेबल, जिनको हम नाप सके, जैसे कि मास है, टाइम है, लेंथ है, डेंसिटी है, इन सब को आप नाप सकते हैं। लेंथ कितनी कितनी किसी चीज़ की लंबाई है, उसकी मोटाई कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो ये सारी क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। इसमें से अब दो टाइप्स हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, एक है बेस क्वांटिटीज़, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज क्वांटिटीज़ हैं जो कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ से, यानी इनकी एक एग्जांपल है जो मिनिमम नंबर होता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ का,
जिनको हम सेलेक्ट करते हैं और उनके यूनिट होते हैं एक स्टैंडर्ड, जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। अगर हम देखें तो इनके जो कह रही हैं कि इनके जो यूनिट्स होते हैं उनको भी बेस यूनिट कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि जिनको हम पढ़ते हैं बेस क्वांटिटी से, यानी जो कि बेस क्वांटिटी जो मेन यूनिट्स हैं उनसे ये डिराइव्ड होती हैं, तो इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। यहाँ पर हम पहले तो ऐसा यूनिट पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का है कि यूनिट्स के लिए जैसे कि लेंथ की अपनी यूनिट है, मैस की अपनी यूनिट है, डेंसिटी की अपनी यूनिट है, वॉल्यूम की अपनी यूनिट है। इन यूनिट्स को जो कंप्लीट सेट है यानी उनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना कि उन यूनिट्स को इतना स्टैंडर्डाइज हम करें कि पूरी दुनिया उन यूनिट्स को जाने। सेम जैसे लेंथ के लिए अगर हम मीटर यूज़ करते हैं तो मीटर विल बी यूज्ड फॉर लेंथ इन एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इसको हम कहते हैं कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ये रिकग्नाइज्ड है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कुछ बेस क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं और उनके ऐसा यूनिट्स भी हैं। यहाँ पर लेंथ है, मैस है, टाइम, ड्यूरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनामिक, साथ में इनके नेम्स हैं ऐसा यूनिट्स के और इनके सिंबल्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। अगर बेस यूनिट्स की बात करें, कह रही हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बेस यूनिट कहते हैं, जो कि स्टैंडर्डाइज हैं। डेफिनेट उनका एक स्पेसिफिक यानी एक सिस्टम होता है, एक्यूरेट होती हैं और इनकी मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्ट होती है। उसके बाद है डिराइव क्वांटिटीज़, अभी जो हमने पढ़ी वो इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ से निकल के आती हैं और इन्हीं से हम इसको यूज़ करते हैं। अब आप कंपेयर करें, पहले जो हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उनसे ये डिराइव्ड हुई हैं। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। मेन जो थी वो 7 बेस क्वांटिटीज़ थी और ये है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज से निकली हैं। किस तरह से कि इनके डिराइव्ड यूनिट आप देख लें। अगर वहाँ पर लेंथ के लिए मीटर था तो यहाँ है मीटर स्क्वेयर। ये किस चीज़ के लिए है? ये है एरिया के लिए डिराइव्ड यूनिट। वॉल्यूम के लिए है क्यूबिक मीटर, स्पीड के लिए है मीटर पर सेकेंड, इस तरह से सो ऑन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। हम किसको कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर को जो कि बहुत बड़ा हो वो नंबर या बहुत छोटा हो उसको ऐसे तरीके से लिखना डेसिमल फॉर्म में जो उसको आसान बना दे। यानी एक नंबर है 1.2 या 150 और वो 000 10 15 20 ज़ीरो है, तो इनको पढ़ना और इनको रिकग्नाइज करना हर जगह मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम कोई साइंटिफिक सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो हम यूज़ करते हैं उसके आगे पावर वगैरह लगा के, ताकि हमें ईजिली उनकी समझ आ सके। तो इसको कहते हैं यानी साइंटिफिक नोटेशन। उसको ईजिली आप इस तरह से बनाएं कि आप उसको सॉल्व कर सकें। जितने भी आगे ज़ीरो होंगे उनको हम पावर में लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ जो समझने का है, प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। ये सेम वही वाला अभी जा रहा है कि प्रीफिक्स को कैसे पावर ऑफ 10 में हम यूज़ करेंगे। इस जो टेबल है इसे मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। जैसे यहाँ पर है डेसी प्रीफिक्स, आप देखिए यहाँ पर डेसी है, तो इसके लिए क्या किया इन्होंने? इसके लिए किया है 10-1, क्योंकि यहाँ पर एक्सा पीटा इनका अगर हम देखें डेका, जैसे 10 की पावर 1, तो इसको यानी छोटा करके 10 के साथ अगर दो ज़ीरो हैं तो पावर 1 हमें समझ आ जाएगा कि उसकी पावर 1 है, तो जो नंबर था उसके साथ एक ही ज़ीरो था। नेक्स्ट यहाँ पर है हेक्टो 10 की पावर 2। किलो जो है, किलो का मतलब होता है कि जो 1000 और 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, तो किलो की यहाँ पर आप देखें 10 की पावर 3 यानी कि 3 ज़ीरो। मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, इनका मतलब है कि इतने नंबर ऑफ ज़ीरो हैं इनके पास। और टेरा 10 की पावर 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद होना चाहिए। इनके रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप एंड में मैं खुद भी करवाऊंगी इन चैप्टर्स के। तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए अगर वहाँ आए कि 1 पीको मीटर कितने यानी डेका के इक्वल होता है, तो आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए। पीको यहाँ पर लिखा हुआ है 10-12, 0.000 इस तरह से आखिर में 1 होगा, यानी उससे पहले 12 ज़ीरो होंगे। तो ये आपको इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट।
मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिवाइसेस हैं जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी वो आले जो हमारे लैब में पड़े होते हैं और फ़िज़िकल जो क्वांटिटीज़ है यानी किसी चीज़ की लंबाई हमने वो करनी हो फाइंड आउट, किसी चीज़ की किसी चीज़ का मास कितना है, वो कितना वज़नी है, वेट फाइंड करना हो तो उसके लिए जो हम वहाँ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इनमें डिफरेंट टाइप हैं। पहले तो ये फिनोमिना आपने पढ़ना है कि लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट एक ऐसा यानी टर्मिनोलॉजी है, आगे आएगी आपको पता होना चाहिए। कम से कम इस वर्ड का मतलब है लीस्ट काउंट का कि कम से कम जो काउंट है। तो ये वो छोटी से छोटी वैल्यू है जो कि हम मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो स्केल्स हैं, जो टैप है, जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज हैं, ये डिफरेंट टाइप के, उन पे हम जो कम से कम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले मीटर रूलर है। मीटर रूलर जो है इसको लेंथ के लिए, किसी चीज़ की लंबाई कितनी है या 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल रूलर होता है जैसे कि वुड, प्लास्टिक, मेटल का, या जो दूसरे स्टैंडर्डाइज रूलर्स होते हैं मीटर रूलर, वो भी हो सकते हैं जिसमें 1000 स्मॉल डिविजन्स होते हैं जिनको मिलीमीटर कहते हैं। उन मीटर्स का यानी उन मीटर के जो रूलर्स हैं उनका लीस्ट काउंट 1 mm होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आ सकता है कि मीटर रूलर जो है जो नॉर्मली 1000 स्मॉल डिवीजन वाला होता है मिलीमीटर में जिनके होते हैं, उनका लीस्ट काउंट कितना है, तो 1 mm उनका लीस्ट काउंट है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, पहले तो आपके इनका पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, सेकंड आपको पता होना चाहिए इसका वर्क क्या है, किस चीज़ को यानी मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और थर्ड कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो ये डिवाइस जो है ये एक छोटे से यानी मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल स्केल डिवीजन बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर इट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। अच्छा, इसके दो स्केल्स होते हैं, एक तो इसका मेन स्केल, दूसरा इसके ऊपर एक और स्लाइडिंग स्केल होता है जो यहाँ पर जब इसका हम लेंथ वगैरह फाइंड आउट करते हैं, किसी चीज़ की थिकनेस, डायमीटर, विड्थ के लिए यूज़ होता है, वो यहाँ पर जब हम पुट करते हैं ए और बी पॉइंट के दरमियान, तो ये जो इसके रूलर्स हैं, ऊपर वाला जो स्लाइडिंग रूलर है वो नीचे वाले मेन रूलर के ऊपर आगे पीछे जाता रहता है और हमें यहाँ पर एक वैल्यू दे देते हैं कि इस चीज़ की जो थिकनेस है वो इतनी है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अप टू 0.1 mm से 0.01 सेंटीमीटर तक ये नाप सकता है। सही, बिल्कुल। मेन है स्लाइडिंग स्केल है, मेन स्केल वो नीचे वाली स्केल है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। उसके बाद ऊपर स्लाइडिंग स्केल है जिससे हम नापते हैं, और लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट इसका वो कम से कम काउंट होता है जो हम सबसे कम यानी इसका नाप सकते हैं कहाँ तक ये दोनों इनके जो स्केल्स हैं वो स्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये इसका फार्मूला है लीस्ट काउंट, हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे 1 mm डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 mm। तो वर्नियर कैलिपर का इतना होगा। ये सारा इसका प्रोसीजर है कैसे आप लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद स्क्रू गेज है एक और इंस्ट्रूमेंट। ये वो डिवाइस है जो कि एक छोटे से यानी बॉडी है, अगर रोटेटरी मोशन का बता रहे हैं आप, सर्कुलर स्केल ओवर इट इज कॉल्ड स्क्रू गेज। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल इज वन रोटेशन इज कॉल्ड द पिच ऑफ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम मोटाई ही फाइंड आउट करते हैं कि एक चीज़ कितना है, उसकी थिकनेस कितनी है। बट ये छोटी से छोटी चीज़ को यानी वर्नियर कैलिपर से भी छोटी चीज़ हो तो उसको नापने के लिए यूज़ होता है। और इसकी स्केल जो है, वहाँ पर स्केल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे, यहाँ पर स्केल राउंड सर्कुलर में ये स्लाइड करते हैं, रोटेटरी हैं, बस ये इनका डिफरेंस है। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कैसे फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट काउंट जो है वो 0.5 mm डिवाइडेड बाई 50, 0.01 mm लगाकर। अब ये पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन क्या है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ये टोटल इसके नंबर्स हैं, और जो पिच की हम बात करें कि वो कितना है, तो वो यहाँ डिफाइन किया गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड। ये जो ऊपर आपको सर्कुलर स्केल नज़र आ रहा है, कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है मेन स्केल पर, उसको ये कहते हैं, वो वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप वॉच। उस पे जाने से पहले सबसे यहाँ हम पढ़ेंगे कि फिजिकल बैलेंस किसको कहते हैं। द मैथ ऑफ अ बॉडी इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। किसी चीज़ का मैथ फाइंड आउट करना मुश्किल है, बट फिजिकल बैलेंस जो है एक कॉमन बैलेंस है जिसमें 2 पेन्स होते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का
वेट फाइंड आउट करने के लिए। ये इसका यानी मेन काम है। इस तरह से इसको हम ये यानी इसका पूरा प्रोसीजर इस तरह है। एक साइड पे इसका जो ऑथेंटिक होता है पेन, दूसरी साइड